तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर 3 को, क्लास टेंथ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो फ्रीडम फाइटिंग हुई थी, इंडिया में जो फ्रीडम फाइटिंग का जो मूवमेंट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था और इंडिया में नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से डेवलप हुई थी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1920 के बाद के मूवमेंट्स को, यानी कि 1919 1920 के बाद जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में। क्योंकि हमने 1920 के पहले के सारे इवेंट्स को पढ़ लिया है क्लास 8 में ही, और वहाँ पर हमने देख लिया है 1920 के पहले के सारे इवेंट्स को। तो अब हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और दूसरे इवेंट्स के बाद, तो जो वहाँ पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, नेशनलिज्म का भावना आया, वो एक तरीके से नेशन स्टेट के साथ जुड़ गया, देश के साथ जुड़ गया। पहले वो ऐसा होता था कि पहले किसी राजा के साथ होता था या फिर कि अपनी कम्युनिटी को लोग एक कंट्री के रूप में देखते थे, इस तरीके की भावनाएं होती थी। लेकिन जो मॉडर्न आइडियोलॉजी आई उसमें नेशन स्टेट नाम का चीज़ आया, जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा हो गई और लोगों के फीलिंग्स हो गए। It also means a change in people understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging। तो देखिए, इस चीज़ ने एक तरीके से लोगों के सोच को बदल दिया कि आखिर वे हैं कौन, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो आखिर उनकी पहचान क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं हो सकता है किसी कम्युनिटी का मेंबर हूं, किसी एक धर्म का मेंबर हूं, या किसी और तरीके से किसी ग्रुप का मेंबर हूं। लेकिन जब इंडिया बना, इंडिया एक नेशन स्टेट जब बना, तो उसने मेरी सोच को भी प्रभावित किया कि नहीं, अब मैं किसी धर्म का मेंबर होने से पहले या फिर किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होने से पहले अब मैं क्या हूँ, अब मैं इंडियन हूँ। तो इस तरीके से इस थ्योरी ने सभी लोगों के सोच को प्रभावित किया। इसके बाद नए सिंबल्स बनाए गए, नए आइकॉन्स बनाए गए, नए गाने लिखे गए, नए आइडियाज़ आए, और जिसने कम्युनिटीज़ के बीच में जो लिंक था, या फिर हम कह सकते हैं उनके बीच जो बाउंड्रीज थी, उनको दूर कर दिया और उनके लिंक को मजबूत कर दिया। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये जो नया नेशनल आइडेंटिटी बनाने का जो प्रोसेस था, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चला, कई 50 साल, 100 साल, 200 साल लग गए। तो आखिर ये जो कंसेंसस था इंडिया में कैसे बना, इंडिया में ये पूरी बात कैसे आई और इंडिया में किस तरीके से ये चीज़ें फैली, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। In India, as in Vietnam, many other countries, the growth of modern nationalism is immediately connected to the anti-colonial movement। तो देखिए, इंडिया में वियतनाम के जैसे ही या फिर दूसरे जो कॉलोनीज थे उनके जैसे ही जो नेशनलिज्म की बात आई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, ये सभी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। जो लोग थे वो एक तरीके से उनके समझ में आ रही थी या फिर उन्हें ये जानकारी मिल रही थी कि देखिए, अगर हमें यूनाइट अगर हम होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। अपने अगर जातिवाद या फिर दूसरी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी हम एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो देखिए, जो एक तरीके का सेंस लोगों में आ रहा था कि हमें कॉलोनियल जो रूलर्स हैं वो उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, हम एक तरीके से ऑपरेस्ड हैं, उसने सभी कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का बॉन्ड क्रिएट किया और सभी लोगों में एक सेम सेंस ऑफ फीलिंग आया, जिसने एक तरीके से जो अपोजिशन था उसको मजबूत किया जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनके खिलाफ। But each class group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forget these groups, force these groups together within the one movement, but the unity did not emerge without conflict। तो देखिए, ये जो क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी में और जो ग्रुप्स थे उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का जो इफ़ेक्ट था वो अलग अलग तरीके से महसूस किया जा रहा था। कुछ जो ग्रुप्स थे उनको उतना ज़्यादा एक तरीके से वो प्रभावित नहीं थे, लेकिन कुछ क्लास जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी चीज़ की वजह से उनके बीच अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हो रहे थे और हो भी सकते थे। तो जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने महात्मा गांधी के साथ मिलकर महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक तरीके का मूवमेंट तैयार किया जिसमें कि जो ग्रुप्स थे उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई।
In an earlier textbook, you have read about growth of nationalism in India up to the first decade of the 19th century. तो ये पहले ही लिखा हुआ है कि पहले की चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। और यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे क्या 1920 के बाद के इवेंट्स को, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। In the year 1990, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? तो 1990 में या फिर 1919 के बाद हमने देखा कि जो नेशनल मूवमेंट था वो नए एरियाज़ में फैल रहा था, उन इलाकों में भी पहुंच चुका था जहां पर पहले किसी भी तरीके का नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ नए सोशल ग्रुप्स नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ रहे थे और नए नए तरीके से लोग स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इस डेवलपमेंट्स को समझ कैसे सकते हैं और इनका एक तरीके से इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लेड टू ह्यूज। तो देखिए यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार की यहाँ से हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को प्रभावित किया और जो नेशनल स्ट्रगल था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से एक तरीके से मजबूत किया। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो देखिए वार जो चीज़ होता है ये बहुत ही एक तरीके से ख़राब चीज़ होता है या फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। जब वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा संख्या में मैन पावर की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा संख्या में दूसरे चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इस वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हो गया इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश रूलर्स के कंट्रोल में था। और इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द war years. Price increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. तो देखिए जो वार शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसकी वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसने एक तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को यानी कि वार पर खर्च होने वाले पैसे को फाइनेंस करने के लिए वार लोन्स लिए गए, इसके बाद टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज़ लगाए गए या फिर उन्हें बढ़ा दिए गए, इसके बाद इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद वार के जो साल थे यानी 1913-14 के बाद जो प्राइस थे प्रोडक्ट्स के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ तक कि प्राइस 1913 में जितना प्राइस था उसका डबल प्राइस हो चुका था 1918 में। तो इस वजह से जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए अपना जीवन बसर करना, अपना रोजी रोटी चलाना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और इसके बाद विलेजेस जितने भी थे उनसे ये कहा गया कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करें और इसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की जाने लगी, रूरल एरियाज़ में सैनिकों की भर्ती की जाने लगी ज़बरदस्ती, जिसने एक तरीके का वाइड स्प्रेड एंगर क्रिएट किया लोगों के बीच में। और इसके बाद 1918, 1919 में और 1920-21 में जो क्रॉप्स थे उनके वो एक तरीके से फसल ख़राब हो गई और इस वजह से लोग काफ़ी गुस्सा में थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में फूड की शॉर्टेज भी हो गई। दिस वॉज एक्म्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके साथ ही एक इन्फ्लुएंजा भी फैल गया जिसके वजह से 1921 के सेंसस में ऐसा पता चलता है कि करीब 12 से 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक करीब लोग मारे गए थे, या तो फैमिन की वजह से या फिर एपिडेमिक की वजह से। पीपल होप डैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट that did not happen. At this stage a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो देखिए लोगों ने ये सोच कर रखा हुआ था कि अभी चलो वार हो रहा है इस वजह से हमारे जो चीज़ों के प्राइस है वो ज़्यादा हैं, या फिर वार हो रहा है इस वजह से
जो सैनिक है उनकी भर्ती की जा रही है, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से ख़त्म हुई नहीं हुई बाद में भी। तो इसके बाद एक नए लीडर आए जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिनके बारे में अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he successfully fought. तो देखिए जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली फाइट किया था एक रेसिस्ट रेजिम को, जो कि वाइट लोगों की रेजिम थी, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मास लोगों को इंक्लूड किया गया था और मास लोग विरोध एक तरीके से कर रहे थे। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा गया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। तो देखिए जो सत्याग्रह का आइडिया था वो मेनली बेस्ड था कि सच्चाई को खोजना और सच्चाई को फॉलो करना, इस तरीके के आइडियोलॉजी पर। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर विदाउट सीकिंग वेगनेस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो देखिए उनका मानना था कि अगर हम सच्चाई के साथ हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, और हमें किसी भी तरीके का फाइट करने का ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर के साथ जो हमारे ऊपर दमन कर रहा है। हम किसी के ऊपर एग्रेसिव हुए बिना हम जीत सकते हैं, एक सत्याग्रही जीत सकता है पूरे बैटल को कि नॉन वायलेंस की मदद से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। तो देखिए ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के कंसाइंस को एक तरीके से अपील करके, यानी कि उसके जगा कर, चाहे वो ऑपरेसर हो या फिर कोई और हो, और उसे हम परसुएड कर सकते हैं ताकि वो सच्चाई को देख सके, या फिर हम इसके मुकाबले कि हम उसे मजबूर करें कोई भी ऐसा ट्रूथ जिसे कि हम वायलेंस की मदद से हमने फोर्स किया है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। तो देखिए उनका मानना था, यानी महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो सिस्टम है, ये जो बात है, ये सभी इंडियंस को एक तरीके से यूनाइट कर सकती है। इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया बहुत अलग अलग जगहों पर। 1960 में उन्होंने चंपारण का दौरा किया, चंपारण बिहार में, जहाँ पर उन्होंने पेजेंट्स को इंस्पायर किया स्ट्रगल करने के लिए ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। इसके बाद 1917 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह को जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेंट्स थे उनके सपोर्ट में, और इसके क्योंकि जो खेड़ा के पेजेंट्स थे वो क्रॉप फेलियर से प्रभावित थे और इसके साथ साथ प्लेग एपिडेमिक से भी प्रभावित थे, और इस वजह से जो खेड़ा के पेजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं चुका सकते थे, और वो मांग कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको एक तरीके से रिलैक्स किया जाए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत ही सारे मूवमेंट चलाए, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, और उनको जिसमें उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.2, द रॉलेट एक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 1.2, द रॉलेट एक्ट। Emboldened with the success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990। तो अपनी जो सत्याग्रह का मूवमेंट था उसकी सफलता को देखते हुए गांधी जी ने 1919 में एक सत्याग्रह मूवमेंट का नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाने का एक प्रस्ताव रखा, जो कि एक कानून लाया जा रहा था ब्रिटिश शासन द्वारा, रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ था 1919 में।
This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repel political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start a battle on 6 अप्रैल। तो देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया गया था ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके द्वारा। और इस बिल का जितने भी मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे, वो सभी विरोध कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि ये जो बिल है ये पास हो। और इस बिल में कानून ये था कि ये गवर्नमेंट को यानी सरकार को बहुत ही ज़्यादा पावर्स दे रही थी ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके। और सरकार को इतना पावर था कि किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रख सकती थी और जिसके ऊपर बिना वो किसी भी तरीके का कानून लगाए, बिना किसी भी तरीके का उसके ऊपर मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। तो इस वजह से महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्रिएट हो इसके खिलाफ, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से इस चीज़ का विरोध कर सके। और क्योंकि ये लागू हो रहा था 6 अप्रैल को, उसके पहले ही इस चीज़ को करना चाहते थे ताकि सरकार इस कानून को वापस ले ले। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, alarmed by the popular upsurge and scared that the line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। तो देखिए इसके बाद रैलीज बहुत सारे निकाले गए, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए रेलवे वर्कशॉप में, और दुकानें जो थी उनको बंद कर दिया गया। तो इस पॉपुलर मूवमेंट को देखते हुए और सरकार को ये लगा, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जैसे कि रेलवे या फिर टेलीग्राफ ये बंद हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो ब्रिटिश सरकार था उसने ये डिसाइड किया कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट करने वाले लोग हैं, इनको एक तरीके से दबाया जाए, इनको ओप्रेस किया जाए। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, उनको पिक कर लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। तो देखिए 10 अप्रैल को 1919 में अमृतसर में पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था उसके ऊपर गोली चला दी, और जिसके बाद बहुत सारे लोग गुस्से में आकर उन्होंने बैंक्स पर अटैक्स करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस में अटैक्स करना शुरू कर दिए, रेलवेज में स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद सरकार ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया और इसके बाद जो जनरल डायर था उसको कमांड एक तरीके से मिल गया। 13 अप्रैल को यानी 13 अप्रैल 1919 को जो एक इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट है, कुख्यात इंसिडेंट है, वो हुआ था जिसमें कि बहुत सारे विलेजर्स आए हुए थे अमृतसर के आसपास के इलाकों में और जालियांवाला बाग में। तो ये जो रीज़न था ये शहर से काफ़ी दूर था, शहर से बाहर था, तो इस वजह से लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है इलाके में। और इसके बाद जो जनरल डायर था वो इस इलाके में आया, उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज कर दिए जालियांवाला बाग के, और लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और बाद में उसने ऐसा कहा कि लोगों के ऊपर वो मानसिक दबाव बनाना चाहता था, मानसिक डर बनाना चाहता था सत्याग्रही लोगों के बीच में, ताकि वो भविष्य में किसी भी इस तरीके का मूवमेंट करने की ना सोचे या फिर मूवमेंट करने के लिए आगे ना आए। तो ऐसा उसका कहना था, उसने बाद में जब सामने आकर बात की इसके बारे में। तो एज द न्यूज़ ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the street in many North Indian towns. There were strikes and clashes with the police and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Yet, satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam salute to all sahibs. People were flogged and villages
around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट. तो देखिए जो ये जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट था, इसके बारे में जानकारी जैसे जैसे लोगों के बीच में फैलती गई, तो इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए. नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे स्ट्राइक होने लगे, पुलिस के साथ क्लैशेज होने लगे, अटैक्स होने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर. और इसके बाद सरकार ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से, एक तरीके से लोगों को दबाना शुरू किया, लोगों को दबाया और उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाने लगा और टेरराइज किया जाने लगा, जितने कि जैसे कि जो सत्याग्रही थे, यानी जो मूवमेंट में शामिल लोग थे, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए फोर्स किया जाता था, उनको ज़मीन पर क्रॉल करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जितने भी साहब लोग थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, उनको सैल्यूट करने के लिए कहा जाता था. इसके अलावा उन्हें काफ़ी एक तरीके से पीटा भी जाता था. और इसके बाद कई गांवों पर यहाँ तक कि बम तक गिराए गए थे, जैसे कि गुर्जरवाला पंजाब में, उसके आसपास के इलाकों में बम तक गिराए गए थे. तो वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि अब हमें ये जो मूवमेंट है इसे वापस ले लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो वायलेंस के एक तरीके के पूरे खिलाफ थे. वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims to closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue first. The First World War has ended with the defeat of Ottoman Turkey. तो देखिए जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट था वो बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ फेमस था कहाँ पर? छोटे छोटे शहरों में या फिर बड़े सिटीज़ में. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें ऐसा मूवमेंट करना होगा जिसमें कि हमें सभी गांवों से भी सपोर्ट मिले और पूरे इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रीजन पर हमें सपोर्ट मिले. लेकिन वो सर्टेन थे कि हम कोई भी ऐसे मूवमेंट को सफलता नहीं मिल सकती है जब तक हम हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं उनको एक साथ जब तक नहीं लाते. तो उन्हें एक इसका रास्ता दिखा कि हम खिलाफत इशू उठा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन टर्की जो है वो हार गया था और वहाँ पर और ऐसे रूमर्स चल रहे थे उस समय में कि जो इस्लामिक हेड है ऑटोमन एम्परर खलीफा, उसके ऊपर एक तरीके का हार्श पीस ट्रीटी फोर्स किया जा रहा है उसको मानने के लिए. और खलीफा आप जानते ही हो कि वो एक स्पिरिचुअल हेड होता था इस्लामिक वर्ल्ड में पहले. तो खलीफा के टेम्परल पावर को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में, और मुस्लिम लीडर्स के यंग जनरेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली. और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन इसके बारे में शुरुआत की कि किस तरीके से हम यूनाइटेड मास एक्शन इस ऊपर कर सकते हैं. तो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो इसके बाद गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि जिसमें कि हम जो मुस्लिम्स हैं उनको यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंदर भी ला सकते हैं. एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, he conceived other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज. कलकत्ता सेशन में जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, उन्होंने कन्विंस किया दूसरे लीडर्स को भी कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना होगा खिलाफत के सपोर्ट में और स्वराज के लिए भी. तभी हम एक तरीके से सभी लोगों को एक साथ ला सकते हैं और एक तरीके से अच्छा मूवमेंट चला सकते हैं. तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 1.3, वाई नॉन कॉरपोरेशन. तो आखिर असहयोग आंदोलन क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों? अपने फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में जो उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में, वो इस्टेब्लिश सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडियन ने उसमें सहयोग किया था. और वो अभी तक सर्वाइव इसी वजह से कर रहा था क्योंकि इंडियंस का उसमें एक तरीके से कॉरपोरेशन था, उसमें सहयोग इंडियंस द्वारा किया जा रहा था. अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश को कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो बहुत ही आसानी से कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा, और उसके लिए हमें किसी भी तरीके के वायलेंस का यूज नहीं करना पड़ेगा. इसके बाद
हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी proposed that movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of the titles that the government awarded and the boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. तो देखिए आखिर ये जो नॉन कॉपरेशन है ये एक तरीके का मूवमेंट कैसे बन सकता है। तो इसके लिए गांधी जी ने एक तरीके का मूवमेंट प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सभी चीज़ें स्टेजेस में करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऐसे टाइटल्स को एक तरीके से जमा करा देने होंगे या फिर सरेंडर कर देना होगा जिसमें कि गवर्नमेंट ने ऐसे जो टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई पदवी मिला हुआ है तो वो वापस कर दें। और इसके बाद दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे, तो जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, इन सभी का एक तरीके से बॉयकॉट करेंगे। एंड देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और इसके बाद अगर सरकार हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी या फिर लोगों को दबाने की कोशिश करेगी तो इसके बाद हम फुल एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। और 1920 के गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे देश में घूमने लगे ताकि इस पूरे मूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट जुटा सके। मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। दे वेयर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। इन द मंथ बिटवीन September and December there was intense tussle within the Congress. For while there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement, finally at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो देखिए कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स थे जो कि इस प्रपोजल को लेकर बहुत ही परेशान थे। उनका मानना ये था कि वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा परेशान थे कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शंस होने वाले थे काउंसिल्स के लिए उसके वो पार्टिसिपेट कैसे करें या फिर करें फिर या ना करें। और वो डर रहे थे कि अगर इस चीज़ को फॉलो किया गया तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में वायलेंस हो सकता है, बहुत बड़ा वायलेंस हो सकता है पूरे इंडिया में। और सितंबर और दिसंबर के बीच में जो कांग्रेस में दो गुट बन चुका था जिसमें कुछ लोग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, यानी जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसके साथ में थे। इनके बीच में एक तरीके से क्या कहते हैं हम, इनके बीच में बात बन नहीं रही थी, दिसंबर तक नहीं बनी। और इसके बाद इनके बीच में किसी भी तरीके का समझौता होने के कोई चांसेस भी नहीं दिख रहे थे। और कांग्रेस सेशन जो हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कॉम्प्रोमाइज़ एक तरीके से वर्कआउट हुआ जिसमें कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट किया गया। इसके बाद हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब टॉपिक नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा मूवमेंट था, अलग अलग जो मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, इन सभी मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर जो किस अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में। यानी जो हमारा टॉपिक का नाम जैसा कि बता रहा है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी मूवमेंट के अंदर, यानी जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था इसके अंदर लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उनका क्या रोल था और वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो देखिए जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो शुरुआत हुआ था जनवरी 1921 में। अलग अलग सोशल ग्रुप्स आकर जुड़े थे इस मूवमेंट से, लेकिन उन सभी ग्रुप्स का इस मूवमेंट से जुड़ने का अपना एक स्पेसिफिक रीज़न था। सभी लोग स्वराज के टर्म से या फिर स्वराज के कॉल से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन ये जो टर्म था स्वराज, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता था और इन्हीं चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2.1
जिसका नाम है द मूवमेंट इन द टाउन, यानी शहरों में जो मूवमेंट था उसका क्या हालत था, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड द lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in the most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. तो देखिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं शहरों में मूवमेंट कैसे चला था। तो देखिए जो शहरों में मूवमेंट हुआ था ये शुरुआत हुआ था मिडिल क्लास के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स और हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। लेकिन एक जगह पर काउंसिल इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वो था मद्रास, जहाँ पर एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, यानी नीची जाति के लोगों की पार्टी थी। उन लोगों का ऐसा कहना था कि हम काउंसिल में आकर या फिर काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वैसे पावर तक पहुँचना चाहते हैं जो कि पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के पास थी, और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर लोगों ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बाकी सभी जगहों पर जो लोग थे वो इस मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, और जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट हुए थे। द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ हैव बिटवीन 1921 एंड 1922 इट्स वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम 102 करोड़ टू Rs 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade as the boycott movement spread, and people began discarding important clothes, wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. तो देखिए जो इकोनॉमिक फ्रंट था, यानी जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड था, इस पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रभाव था वो और भी ज़्यादा गहरा था, या फिर और भी ज़्यादा हम ड्रामेटिक कह सकते हैं। तो इसका रीज़न ये था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। इसके बाद जो लीकर शॉप्स थे इनको पिकेट किया जा रहा था। पिकेट का क्या मतलब होता है यहाँ पर दिया गया है। पिकेट अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप, यानी कि पिकेट अगर आप किसी भी शॉप को कर दे तो वहाँ पर आप लोगों को जाने से रोकते हैं। और इसके अलावा फॉरेन क्लॉथ जो थे उनको बर्न किया जा रहा था, उनको त्याग दिया गया था, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट था वो 1921 में 102 करोड़ था, वो 1922 में ही गिरकर 57 करोड़ हो गया। बहुत सारे जगहों पर जो मर्चेंट्स थे, यानी जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करते थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स को लेकर ट्रेड करना या फिर फॉरेन ट्रेड करना उन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया या फिर उन्होंने मना कर दिया। और जैसे जैसे ये जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ और लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को एक तरीके से डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया और इंडियन प्रोडक्ट्स को पहनना ही शुरू कर दिया। इस वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स था और हैंडलूम्स था उनका जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इंडिया के जो इस तरीके के जॉब करने वाले लोग थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन अ मास प्रोड्यूस्ड milk cloth, and poor people could not afford to buy it. Then how could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government school and lawyers joining back to in the government courts. तो देखिए
ये जो मूवमेंट था ये शहरों में धीरे धीरे जाकर स्लो होने लगा। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न बहुत सारे थे। सबसे पहला जो क्लॉथ के मामले में अगर हम बात करें तो खादी क्लॉथ जो था वो जो हमारा मिल का क्लॉथ था, विदेशी कपड़ा था, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और इस वजह से जो पुअर पीपल था वो खादी क्लॉथ एक तरीके से ख़रीद नहीं सकता था या वो अफोर्ड नहीं कर सकता था ख़रीदना। और इस वजह से वो ज़्यादा दिनों तक मिल क्लॉथ को बाइकआउट नहीं कर सकता था और ज़्यादा दिनों तक वो खादी कपड़ा पहन नहीं सकता था। इसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि स्कूल, कॉलेज या फिर कोर्ट्स, इसमें जो जिन लोगों ने रिजिग्नेशन दिया था या फिर जिन लोगों ने इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था, तो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए बात ये था कि वो लोग छोड़ दे हमेशा के लिए। लेकिन बात ये था कि जिन लोगों ने छोड़ दिया था, स्कूल मान लीजिए स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, तो उनके पढ़ने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए और कोई अल्टरनेट सिस्टम था ही नहीं। क्या कहते हैं, जो वकील थे वो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, तो आखिर वो अब जाएंगे कहाँ? तो इस वजह से इसका कोई अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया नहीं गया था। अगर वो रहता तो ये चीज़ जो है ये एक तरीके से सक्सेसफुल रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो लोग थे वो वापस अपने जगहों पर जाने लगे, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में वापस चले गए, लॉयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट कोर्ट्स में चले गए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि उस सिस्टम को छोड़कर वो कोई दूसरे सिस्टम में जाकर काम कर सकें और अपना विरोध कर सकें। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.2, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी गाँवों में जो हमारे दूर दराज के इलाके थे वहाँ पर किस तरीके से विरोध हुआ या फिर विद्रोह हुआ। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वेर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर। तो देखिए, शहरों से होकर ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये अब गाँवों तक पहुँच चुका था और इसने बहुत सारे स्ट्रगल्स को जन्म दिया। पेजेंट्स और जो ट्राइबल थे, जो कि जो वार का ईयर था, उसके बाद मूवमेंट्स को इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। इन अवध, पेजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबर। द मूवमेंट here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitant high rents and a variety of other cesses। अवध में ये जो पेजेंट्स थे, किसान थे, इनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे जो कि पहले फिजी में जा चुके थे एज अ इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में। तो देखिए, इंडेंचर्ड लेबरर क्या होता है? तो इसमें देखिए, जो किसान होता है, लेबर जो होता है, उसके साथ एक तरीके का बॉन्ड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का क्या कहते हैं, उस अनुबंध किया जाता है। और उस अनुबंध के तहत उसे काम करने के लिए ले जाया जाता है। और हिंदी में इसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, इंडेंचर्ड लेबरर को। और इसका शायद मीनिंग नीचे आपको दिया गया होगा, यहाँ पर नहीं शायद दिया गया है। यही कहा जाता है, इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में उन्होंने काम किया था। और यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था अवध में, ये मूवमेंट हुआ था तालुकदार लोगों के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो कि ज़्यादा एक तरीके से लगान वसूल कर रहे थे किसान लोगों से, और उन्हें बहुत तरीके की परेशानी भी एक तरीके से हो रही थी इस चीज़ की वजह से। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। तो देखिए, पेजेंट्स जो थे उन्हें बेगार करने के लिए एक तरीके से फोर्स किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर, और उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। तो देखिए, बेगार का मीनिंग क्या होता है? बेगार का मीनिंग होता है लेबर डैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी बिना पैसों के काम करने के लिए मजबूर करना, इसी को हम बेगार कहते हैं। As tenants, they had no security of tenure being regularly evicted, so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, night dhobi bunds were organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. तो देखिए, जैसे कि जो
काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, उनको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं था उनके टर्म के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी के खेत में काम कर रहे हैं, किसी ज़मींदार के खेत में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ समय के बाद वहाँ से हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उनसे ज़मीन छीन लिया जाता था। उसका रीज़न ये था कि जो ज़मींदार थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसान का कोई परमानेंट उस पर राइट बने उस ज़मीन के ऊपर। और इसके बाद ये जो पेजेंट मूवमेंट था ये डिमांड कर रहा था कि जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन है, टैक्स है उसका एक तरीके से टैक्स को कम किया जाए, बेकार जो सिस्टम है उसको एबॉलिश किया जाए, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। बहुत सारे जगहों पर नाई धोबी बंद भी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाई होते हैं या फिर धोबी होते हैं जो कि काम करते हैं, उनको उन्होंने काम करने से मना कर दिया ज़मींदार लोगों के लिए या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए। और इसके बाद इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो देखिए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा करना शुरू किया, अवध के गांवों का दौरा करना शुरू किया, और वहां पर उन्होंने विलेजर से बात की, उनके जो तकलीफ़ें हैं उनको समझने की कोशिश की। और अक्टूबर आते आते तक एक अवध किसान सभा की स्थापना की गई, जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, और इसके अलावा कुछ और लोग। कुछ महीनों के अंदर ही करीब 300 ब्रांचेस इस सभा के बन गए, इस जो कमेटी थी इसकी बन गई, और दूसरे गाँव में भी इसके ब्रांचेस बन गए। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लागू हुआ अगले साल में, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसका ये मानना था, या फिर वो चाहती थी कि इस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से शामिल किया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही, यानी जो किसानों का मूवमेंट था उसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही लाया जाए। द प्रेजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all actions and aspirations. तो देखिए जो पेजेंट मूवमेंट था उसको कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो अपने साथ शामिल करे, लेकिन ये एक ऐसे फॉर्म में डेवलप हो चुका था जिसके साथ कांग्रेस लीडरशिप या फिर कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी। तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, मूवमेंट फैला 1921 में, तो जो तालुकदार लोग थे या फिर जो मर्चेंट्स थे उनके घरों को अटैक किया जाने लगा, बाजार्स को लूटा जाने लगा। जो एक तरीके से ग्रेन होर्ड्स थे, यानी कि जहाँ पर अनाज क्या कहते हैं हम उसे, गोदाम जहाँ पर अनाजों को बहुत बड़ी संख्या में रखा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाने लगा। बहुत सारे जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे वो किसानों से कह रहे थे कि गांधी जी ने कह दिया है कि अब किसी को टैक्स नहीं देना है, किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, और जितनी भी ज़मीन है वो लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, गरीब लोगों में। और महात्मा गांधी का नाम इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा था, जो कि जो लोकल लीडर्स थे वो पूरा करना चाहते थे या फिर करना चाहते थे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल पेजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी and the idea of Swaraj in yet another way. In the Godaam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in the other forest region, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood or fruits. तो देखिए जो ट्राइबल पेजेंट्स थे, यानी जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को अलग तरीके से, एक तरीके से इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जांपल जो गुदेम हिल्स था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट एक तरीके से स्प्रेड हो गया, फैल गया,
जिसके साथ तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक तरीके से खुश नहीं थी या फिर वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी उस तरीके की चीज़ों को। और जैसा कि दूसरे फॉरेस्ट रीजन में हुआ था, इस रीजन में भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फॉरेस्ट एरियाज़ को एक तरीके से क्लोज कर दिया था। वहाँ पर किसी को भी जाने का परमिशन नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा नहीं सकता था, अपने कैटल को वहाँ पर चरा नहीं सकता था, या फिर वहाँ से फुल फ्यूल वुड या फिर फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकता था। This enraged the hill people. Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional right was being denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. तो देखिए, तो ये जो चीज़ हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी लोगों को उन जगहों पर जाने से रोक दिया, यानी क्या कहते हैं, जंगलों में जाने से रोक दिया। तो इस वजह से उन किसानों का एक तरीके से लाइवलीहुड प्रभावित हुआ था, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई थी। और सिर्फ यही नहीं हुआ, लोगों को लगने लगा कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट है वो भी उनसे छीना जा रहा है। और जब गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने उन्हें बेगार करने के लिए मजबूर किया, यानी बिना किसी पेमेंट के रोड बिल्डिंग का काम करने के लिए मजबूर किया, तो वहाँ पर जो हिल पीपुल थे, उस इलाके में रहने वाले लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और इसके बाद एक पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर था जो कि सामने आया उन लोगों को लीड करने के लिए, जिसका नाम था राजू, और उसका पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people. He could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. तो जो अल्लूरी सीताराम राजू था वो क्लेम करता था कि उसके पास बहुत ही तरह के स्पेशल पावर्स हैं। कैसे? तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है, और बुलेट शॉट्स को भी वो एक तरीके से सर्वाइव कर सकता है। तो राजू के प्रभाव में आकर जो रिबेल्स थे उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि ये जो व्यक्ति है ये भगवान का एक अवतार है। और राजू हमेशा बात करता था महात्मा गांधी के बारे में, और वो कहता था कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, और वो लोगों से कहता था कि आप खादी पहनिए और जो ड्रिंकिंग है इस ड्रिंकिंग चीज़ को छोड़ दीजिए। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. तो देखिए, इसी समय में इसके साथ साथ ही यानी महात्मा गांधी की तो वो बात करता था, लेकिन इसके साथ साथ ही वो कहता था कि इंडिया को तब भी आज़ाद कराया जा सकता है जब हम ताकत का यूज़ करें, नॉन वायलेंस का यूज़ करके हम इंडिया को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। जो गुदेम रिबेल्स थे यानी उस रीजन के जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या करनी शुरू कर दी, और गुरिल्ला वारफेयर को एक तरीके से गुरिल्ला वारफेयर की शुरुआत की ताकि स्वराज को अचीव किया जा सके। राजू को कैप्चर कर दिया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। इस तरीके से राजू की एक तरीके से उसका एंड हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.3। टॉपिक नंबर 2.3, स्वराज इन द प्लांटेशंस। Worker to had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant rethinking a link with the villages from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे वेयर रेयरली गिवन सच परमिशन। तो देखिए, वर्कर्स जो थे, आसाम के वर्कर्स जो कि प्लांटेशन इलाकों में काम करते थे, उन्हें भी एक तरीके से महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी समझ में आ रही थी, उनका जो स्वराज की बात थी वो भी समझ में आ रहा था। जो प्लांटेशन वर्कर था उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि वो जब चाहे उस इलाके में आ सकें, यानी प्लांटेशन इलाके में आ सकें और जब चाहे वहाँ से जा सकें, जहाँ पर उन्हें एक तरीके से कैद करके रखा गया था। और उनके लिए एक तरीके से ये
आज़ादी ये था कि वो अपने गांव से जुड़ सके जहां से वो आए हुए हैं। और जो इंलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 बनाया गया था, उसके अनुसार जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इस परमिशन नहीं था कि वो टी गार्डन्स छोड़कर जाएं बिना किसी के परमिशन के। और उन्हें रेयरली ही शायद ही कभी ऐसा परमिशन मिलता था कि वो टी गार्डन छोड़कर जा सकते हैं और कहीं जाकर रह सकते हैं। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway or steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. तो देखिए, जब उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हज़ारों की संख्या में वर्कर्स ने अथॉरिटीज़ को मना कर दिया और प्लांटेशन इलाकों को छोड़ दिया और घर की ओर चले गए। उनका बिलीव था कि अब गांधी राज आ रहा है और अब किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को उनके गाँवों में ही ज़मीन दी जाएगी। तो लेकिन ऐसा बात था कि वो जब वहाँ से छोड़कर निकले तो वो कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनको रास्ते में ही कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा, उनको बुरी तरह से पीटा भी गया। इसके बाद द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रैलीड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वेयर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू द that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limit of their immediate locality. तो देखिए, ये जो मूवमेंट्स के विजन्स थे जिसकी हमने बात की, चाहे वो असम की हम बात करें या फिर आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स की बात करें, वहाँ पर जो ये जो विजन्स थे या फिर ये जो तौर तरीके थे रिवोल्ट के, रिबेल के, वो कांग्रेस द्वारा डिफाइन नहीं किए गए थे, कांग्रेस के प्रोग्राम के हिस्सा नहीं थे। तो स्वराज वर्ड था, उस वर्ड को लोकल लोगों ने अपने टर्म्स में एक तरीके से इंटरप्रेट किया था, उसका मीनिंग निकाला था, उसका मतलब निकाला था। और लोगों का ये मानना था कि जो सफरिंग है, लोगों को जो प्रताड़ना हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो जल्द ही ख़त्म होगी। और जो ट्राइबल्स लोग थे जो कि गांधी जी का नाम ले रहे थे और स्लोगन ला रहे थे, स्वतंत्र भारत की स्लोगन गा रहे थे, तो वो भी एक तरीके से इमोशनली ऑल इंडिया एजिटेशन के साथ जुड़ रहे थे, यानी ऑल इंडिया स्तर पर जो एक तरीके से विरोध हो रहा था उसके साथ जुड़ रहे थे। तो वो जब भी महात्मा गांधी के नाम पर एक्ट करते थे, रिएक्ट करते थे और कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़ते थे, तो वो एक तरीके से ऐसे मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे या फिर उसको मान्यता दे रहे थे जो कि उनके लोकल इमीडिएट लिमिट से बाहर था। यानी मैं अगर किसी रीजन का निवासी हूँ तो मैं यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को छोड़कर पूरे इंडिया लेवल पर बात कर रहा हूँ कि इंडिया लेवल पर ये चीज़ कैसे हुआ। मेरा मतलब है कि पूरे इंडिया लेवल पर जो मूवमेंट हो रहा है उसकी मैं सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बात कर रहा कि मुझे इस रीजन को आज़ाद कराना है या फिर मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो मैं सिर्फ अपने तकलीफ को दूर करूँगा, नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी का अगर मैं नाम ले रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा हूँ और इस पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम ले रहा हूँ, तो मेरा सपोर्ट अब पूरे इंडिया लेवल पर है। मेरा सपोर्ट अब सिर्फ अपने लोकल इमीडिएट लेवल पर नहीं है। तो देखिए, यह इसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 3 टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 3 इस चैप्टर का, जिसका नाम है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग निकालें तो हिंदी में मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसकी ओर कैसे बढ़े हम इस चीज़ को अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 1922 के फरवरी में महात्मा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसे वो वापस ले लेंगे। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने महसूस किया कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहा है कुछ जगहों पर, और जो सत्याग्रही हैं यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सही तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो मूवमेंट को अच्छी तरीके से चला सके। और हम बड़े स्तर पर यानी कि मास लेवल पर हम अगर जनता के स्तर पर मूवमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले सभी को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके और मूवमेंट को एक सही दिशा दे सके। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे
जिन्हें लगता था कि इस तरीके के जो मास स्ट्रगल्स हैं ये सही नहीं है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और थक चुके थे, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट हो, प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बाद से हो रहा था, उसके उस नियम कानून के अनुसार हो रहा था। तो देखिए उनका मानना ये था कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस में, जो कांग्रेस के लीडर्स, उनका मानना ये था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोज करना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ पे? काउंसिल्स में, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके काउंसिल्स में जब वो पहुँचेंगे तो वहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को वो अपोज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और वहाँ पर वो रिफॉर्म लाने के लिए आर्गुमेंट देंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी दिखाएंगे कि देखिए ये जो काउंसिल्स हैं ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, तब जाकर हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह के लीडर्स में थे आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू तो आप जानते ही होंगे कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई, और ये स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने बनाई थी, ताकि एक तरीके से आर्गुमेंट दे सके कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में लौटना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में वो कर सके। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया कांग्रेस के अंदर ही, ताकि उन लीडर्स को अपने पक्ष में कर सके जो कि एक तरीके से इलेक्शंस में जाना चाहते थे। लेकिन यंग लीडर्स जो थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ चाहते थे कि हम कुछ बड़े स्तर पर करें, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की ये बात करना चाहते थे। और ये ज़्यादा प्रेजेंटेशन और ज़्यादा सिर्फ क्या कह सकते हैं हम कि जैसे गांधी जी चाहते थे कि केवल हम एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, तो वो इस लेवल पर नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत ही रेडिकल सॉल्यूशन हम निकालें, ताकि जल्दी से जल्दी हमें आज़ादी मिल सके और हम ज़्यादा एक तरीके से बुलंद आवाज़ में बातों को करें। तो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पर इंटरनल डिबेट चल रहा था और डिस्कशन चल रहा था टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरीके से हमारा आगे का प्लान होना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, तो इस दौरान ही दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया 1920s के अंत में। तो देखिए उसमें से पहला जो चीज़ था जिसने कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक तरीके से इफ़ेक्ट किया, वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो देखिए जब भी हम 1920, 30, 40 की बात करते हैं 1930s के आसपास की, तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आपको आ जाता है। चाहे हम वियतनाम की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, USA की बात करें, 1930 जो है 1930 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो पूरी दुनिया में देखा गया था, और उसका प्रभाव आपको इंडिया पर भी पड़ा था। तो इसमें इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा था ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके जो प्राइसेस थे वो बहुत ही गिरने लगे थे 1926 से ही, और 1930 के बाद एक तरीके से कोलैप्स कर गए थे। और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चरल गुड था इसका डिमांड भी एक तरीके से गिर गया, और एक्सपोर्ट जो होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। और इसके बाद पेजेंट्स ने पाया कि वो अपने क्या कहते हैं खेती में जो अनाज उगा रहे हैं उसे वो बेच नहीं पा रहे हैं, और वो जो रेवेन्यू चुकाते हैं सरकार को वो भी वो चुका नहीं सकते हैं। इसलिए 1930s आते आते तक, या फिर 1930s के अंत में, जो कंट्री साइड यानी जो देहाती इलाके थे आपके रूरल एरियाज थे, वो उसमें बहुत उठापटक एक तरीके से चल रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। तो देखिए इसी चीज़ के बैकग्राउंड में, यानी इधर सब चीज़ हो रहा था जो हो रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, लोग परेशान थे, कांग्रेस में लोग डिबेट कर रहे थे कि किस तरीके से हमें आज़ादी का मूवमेंट चलाना है। तो इसके साथ साथ ही जो नया गवर्नमेंट आया ब्रिटेन में, टोरी गवर्नमेंट, तो उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के लीडरशिप में। और इसका एक तरीके से इसको बैठाने का रीज़न ये था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहा है इसके रिस्पांस में इस कमीशन को बैठाया गया था। और इसका काम ये था कि ये इंडिया में आकर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ब्रिटिश द्वारा लगाया गया उसका फंक्शनिंग को ये देखे, और उसके अंदर जो चेंजेस है उसको वो सजेस्ट करे कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो इस रीजन को, इंडिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं।
और इसमें प्रॉब्लम ये था, ये जो साइमन कमीशन बनाया गया था, इसमें प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं रखा गया था। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिश थे, और वो सभी ब्रिटिश एक तरीके से थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते थे, और उसके एक तरीके से ब्रिटिश प्रॉफिट को देख रहे थे, और उसके अनुसार वो रिपोर्ट को तैयार करने वाले थे। तो जब साइमन कमीशन अराइव किया इंडिया में 1928 में, और जब वो इंडिया में पहुंचा तो साइमन कमीशन का स्वागत किया गया स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, स्लोगन के साथ। जितने भी पार्टीज थे, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है, और भी दूसरी पार्टीज, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India is an unspecified future and a round-table congress to discuss the future constitution. तो देखिए, ये जो विरोध कांग्रेस द्वारा और दूसरी पार्टीज द्वारा हो रहा था, इस विरोध को एक तरीके से शांत करने के लिए, इस विरोध को दबाने के लिए या फिर कम करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए, जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने अनाउंस कर दिया 1929 में कि जो डोमिनेंट स्टेटस है वो इंडिया के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को एक तरीके से गोलमोल बात की गई थी कि देखिए होगा, कब होगा, नहीं होगा, इस तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं दी गई थी। और उनके द्वारा कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, ये जो चीज़ थी, इसने कांग्रेस के लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, और जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, या फिर जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से असर्टिव हो गए, ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़्यादा वो बातें करने लगे और ज़्यादा वो दबाव बनाने लगे कांग्रेस के ऊपर भी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे, जो प्रपोज कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर ही हमें फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ब्रिटिश डोमिनियन का, और एक तरीके से उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही कम हो गया, या हम कह सकते हैं ख़त्म भी हो गया। 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंशियलशिप में लाहौर कांग्रेस का जो क्या कह सकते हैं सेशन हुआ था, उसने एक पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस का एक तरीके से डिमांड वहाँ पर रखा गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वेयर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के रूप में एक तरीके से स्वीकार किया जाएगा, और इसी दिन को एक तरीके इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम प्लेज लेने में एक तरीके से मानेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशूज ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन ये जो पूरा इवेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा और दूसरे लीडर्स द्वारा, इसको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला लोगों से भी और दूसरे कांग्रेस के पार्टी के दूसरे लीडर्स से भी। तो इस वजह से अब लोगों को, यानी कि जो लीडर्स थे, उनको आइडिया निकालना था कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान ला सके लोगों का, और एक तरीके से जो पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, इसको वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके। टॉपिक नंबर अब हम पढ़ते हैं 3.1, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल डैट कुड यूनाइट द नेशन। तो देखिए, महात्मा गांधी को सॉल्ट में एक बहुत ही अच्छा सिंबल दिखा, एक बहुत ही अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, प्रतीक दिखा, जिसमें वो देख सकते थे कि पूरी कंट्री को हम एक तरीके से यूनाइट कर सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वाइसराय लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखे, 11 उन्होंने डिमांड्स रखे। कुछ जो डिमांड थे वो जनरल इंटरेस्ट के थे, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में थे। कुछ ऐसे डिमांड थे जो कि स्पेसिफिक डिमांड थे, जो कि अलग अलग क्लासेस के लिए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेशेंट्स, यानी कि जो अलग अलग क्लास थे,
जैसे कि गरीब भी है, अमीर भी है, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी को वो चीज़ एक तरीके से वो चीज़ ज़रूरी था। तो इसका आइडिया ये था कि इन डिमांड्स को मांग कर वो वाइड रेंजिंग यानी हर सोसाइटी के हर एक तबके को एक साथ लाना चाहते थे। यानी गरीब भी वो मांग रखता था, अमीर भी वो मांग रखता था, किसान भी वो मांग रखता था, ट्रेडर भी वही मांग रखता था। तो इसलिए सभी में एक यूनिटी की भावना आ सके और सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए उन्होंने सॉल्ट का या फिर जो दूसरे डिमांड रखे इसको लेकर वो आगे बढ़े। यूनाइटेड कैंपेन, तो एक ही कैंपेन में वो आ सके, यहाँ पर ये कहा गया है। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of ब्रिटिश रूल। तो देखिए जो सबसे एक तरीके से मुख्य मुद्दा था इस 11 डिमांड्स का, वो था सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। सॉल्ट ऐसा चीज़ था जिसको कि गरीब भी यूज़ करता था और अमीर भी यूज़ करता था, और वो एक तरीके से एक समान में यूज़ करते थे। तो देखिए ये जो चीज़ था सॉल्ट, ये एक परिवार के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था और फूड आइटम का बहुत ही एसेंशियल पार्ट था। तो देखिए जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था और गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था इसके प्रोडक्शन के ऊपर, महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक तरीके से बहुत ही ऑप्रेसिव फेस दिखाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधीज लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। If the demand were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dandi. The volunteers worked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. तो देखिए महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरीके से अल्टीमेटम के रूप में था, और उनका कहना था कि अगर डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया 11 मार्च तक, तो लेटर के अनुसार जो कांग्रेस है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगी। और इस मांग पर जो लॉर्ड इरविन थे यानी जो वायसरॉय थे वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये मार्च था करीब 240 माइल्स लंबा, यानी 240 मील तक इन्हें चलना था, और जिसमें ये जो दूरी तय की जानी थी गांधी जी के आश्रम जो साबरमती है वहाँ से गुजरात के कोस्टल टाउन यानी कि समुद्र के किनारे एक टाउन में जो कि है डांडी। और जो वॉलंटियर्स थे गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स ने 24 दिनों तक यात्रा की, जिसमें उन्होंने 10 मील रोजाना यात्रा की, और इसमें हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने आते थे जहां भी वो रुकते थे, और वहां पर महात्मा गांधी लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है और स्वराज से वो क्या मतलब निकालते हैं। और इससे उन्होंने मांग रखी कि वो ब्रिटिश को एक तरीके से उनकी बात ना माने, लेकिन पीसफुली, ऐसा नहीं कि उसको वो वायलेंट करें और वायलेंट मूवमेंट निकालें, ऐसा वो नहीं चाहते थे। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law of manufacturing salt by boiling sea water. और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे, और जहाँ पर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर क्या कहते हैं सॉल्ट बनाकर एक तरीके से कानून तोड़ा, जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पीपल वेयर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश एंड दे हैड ऑल डन इन 1921-22 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉस। तो देखिए यहाँ पर अब हम कुछ देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई। तो अब बात आती है कि ये जो मूवमेंट था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग था। तो उसका रीज़न ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में केवल लोगों को
ब्रिटिश के साथ कॉरपोरेट करने के लिए मना किया जा रहा था, जैसा कि उन्होंने 1921-22 में किया था। लेकिन इस रूल के अंदर, यानी ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके अंदर जो कॉलोनियल लॉज थे, यानी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए लॉज थे, इनको भी तोड़ने के लिए कहा जा रहा था। हजारों की संख्या में डिफरेंट देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट बनाया और उसको गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जिस तरीके से मूवमेंट स्प्रेड किया, फॉरेन क्लोथ जो है उसको बॉयकॉट किया जाने लगा, लिक्विड शॉप को पिकेट किया जाने लगा, और जो पेजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रेवेन्यू देने से और चौकीदारी टैक्स देने से। इसके बाद विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत सारे जगहों पर फॉरेस्ट पीपल जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया और रिजर्व फॉरेस्ट में वो जाने लगे, और जहाँ से उन्होंने वुड और ग्रेस अपने कैटल्स को चराना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके डेवलपमेंट्स से परेशान होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। तो इस चीज़ ने एक तरीके से वायलेंट क्लैशेस पैदा कर दिए बहुत सारे प्लेसेस पर। जब अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बहुत ही करीब थे महात्मा गांधी के, उनको जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो जो गुस्साई भीड़ थे उसने पेशावर के सड़कों पर एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया, और आर्मर्ड जो कार्स थे उनको फेस किया, और पुलिस फायरिंग को भी फेस किया, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। इसके एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे सोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स को अटैक कर दिए, और रेलवे स्टेशंस को उन्होंने अटैक कर दिए। तो ये सभी जो चीज़ें थी, या ये सभी जो बिल्डिंग्स थे, ये ब्रिटिश रूल को एक तरीके से सिम्बोलाइज करते थे, इसलिए इन जगहों पर अटैक किया गया था। तो जो परेशान गवर्नमेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट इन चीज़ों से परेशान हो रही थी, उसने एक ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। तो जो सत्याग्रही थे, जो पीसफुली एक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, उनको अटैक किया गया, पर महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, और करीब 1 लाख की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह की सिचुएशन में महात्मा गांधी ने एक बार फिर डिसीजन लिया कि वो मूवमेंट को वापस ले लेंगे, और इरविन के साथ एक तरीके का पैक्ट करेंगे या फिर समझौता करेंगे। और ये हुआ 5 मार्च 1931, जिसे कि कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए, इस गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार गांधी जी जो थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने पर हामी भर दी, जिससे कि पहले कांग्रेस ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया था और कह दिया था कि वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो कि लंदन में होने वाला था। और इसके बदले में जो सरकार थी उसने ये मान लिया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देगी, जेल से छोड़ देगी। दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो नेगोशिएशंस या फिर बातचीत होने वाली थी वो पहले ही एक तरीके से धाराशाही हो गई, और उन्हें डिसअपॉइंट होकर वापस लौटना पड़ा। वापस इंडिया में आने पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो गवर्नमेंट है वो उसने फिर से रिप्रेशन करना शुरू कर दिया है, यानी पर लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है, और लोगों पर एक तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जो गफ्फार खान थे और जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और कांग्रेस को एक तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद अलग अलग तरीके के सीरियस मेजर लिए गए थे, बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, ताकि जो मीटिंग्स हैं उनको एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सके, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके की इन चीज़ों को देखने के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू कर दिया, यानी कि उनसे फिर से लॉन्च कर दिया। तो 1 साल बाद जो मूवमेंट जो कंटिन्यू हुआ, लेकिन 1934 आते आते तक इस मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कमज़ोर हो गया। तो देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। यानी जो मूवमेंट चल रहा था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो किस किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनका नज़रिया क्या था इस मूवमेंट के बारे में, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना था इस मूवमेंट के प्रति।
तो देखिए अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे वो इस मूवमेंट में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके बारे में, यानी कि उनका क्या नज़रिया था, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को, उनके आइडियल्स क्या थे और उनके लिए स्वराज शब्द का मतलब क्या था, इन चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कंट्री साइड इलाकों में, यानी कि जो देहाती या फिर रूरल एरियाज़ थे, जो रिच पेजेंट्स थे यानी जो अमीर किसान थे, अमीर किसानों की कम्युनिटीज़ थी जैसे कि पाटीदार गुजरात में और उत्तर प्रदेश में जाट्स। तो देखिए ये जो कम्युनिटीज़ थे ये इस पूरे मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव थे, क्योंकि ये जो लोग थे ये कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, और जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और ट्रेड डिप्रेशन उसकी वजह से आया, तो इनकी जो इकोनॉमी थी या फिर इनका जो डेली लाइफ था ये बहुत ही प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो ट्रेड डिप्रेशन था उसकी वजह से प्राइसेस फॉल हो चुके थे और डिमांड मार्केट में चीज़ों की बहुत ही कम हो चुकी थी। और जैसे जैसे उनकी जो कैश इनकम थी वो एक तरीके से गायब हो गई, उन्हें एक तरीके से ये इम्पॉसिबल दिखने लगा कि अब वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है या फिर टैक्स डिमांड है उसको एक तरीके से पूरा कर पाएँ। तो इस वजह से वे लोग जो थे यानी जो किसान थे वो गवर्नमेंट को एक तरीके से टैक्स देना उन्होंने मना कर दिया, और वो इस तरीके मांग कर रहे थे कि सरकार टैक्सेस को कम करे, लेकिन जो सरकार थी वो टैक्सेस को रिड्यूस करने से उसने मना कर दिया। और इस वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था सभी लोगों में लगभग। These rich peasants became enthusiastic supporter of the civil disobedience movement। तो देखिए ये जो अमीर किसान थे ये लोग बहुत ही इंथुजियास्टिक हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर और बहुत ही अच्छी तरह से इसे सपोर्ट करने लगे। और इसके बाद इन्होंने अपनी कमिटीज़ बनाने लगी, और इसके बाद और जो लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही रिलेक्टेंट होते थे उनको बाइकाट प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व किया जाने लगा। और इसके बाद इनके लिए स्वराज के लिए फाइट करने का मतलब ये था कि ये जो हाई रेवेन्यू सरकार द्वारा लादा गया है गरीब किसान पर या फिर किसी भी किसान पर, उसके खिलाफ फाइट करना। तो स्वराज के लिए फाइट करने का मतलब इन किसानों के लिए क्या था, हाई रेवेन्यू के खिलाफ फाइट करना। लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिसअपॉइंट हुए, नाराज़ हुए, इन्हें बहुत ही बुरा लगा जब 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया बिना कि रेवेन्यू रेट को एक तरीके से रिवाइज किए हुए। तो इस वजह से जब 1932 में दोबारा गांधी जी ने इस मूवमेंट को रिस्टार्ट किया, उस समय में इसमें इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और कहा कि नहीं अब हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं गरीब किसानों के बारे में। यहाँ तो हमने ऊपर अमीर किसानों के बारे में देखा, अब हम देखते हैं गरीब किसानों के बारे में। तो जो गरीब किसान लोग थे वो केवल रेवेन्यू डिमांड को कम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे किसान जो थे वो टेनेंट्स के रूप में काम करते थे, यानी ज़मीन को किसान एक तरीके से रेंट पर लेकर काम करते थे लैंडलॉर्ड से, यानी ज़मींदार लोगों से। तो जैसे जैसे जो डिप्रेशन बढ़ता गया और कैश इनकम जो है वो काफ़ी घट गया और लोगों की इनकम काफ़ी कम हो गई, तो जो छोटे किसान थे जो कि छोटी छोटी ज़मीन किराए पर लेकर, रेंट पर लेकर खेती करते थे, उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया कि वो अपने रेंट को चुका पाएँ, अपने जो भाड़ा ज़मीन के लिए देना है उसको वो चुका पाएँ। तो इसलिए वो चाहते थे कि जितने भी अनपेड रेंट हैं जो कि लैंडलॉर्ड के पास जमा करने हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए, उन सभी को माफ़ कर दिया जाए। और उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, बहुत तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को, जिसको कि जनरली सोशलिस्ट लोग या फिर कम्युनिस्ट लोग लीड करते थे, कांग्रेस नहीं। तो देखिए जो इस तरह के जो इशूज़ थे, इस तरीके के इशूज़ को उठाने से कांग्रेस जो है वो बचती थी। कैसे इशूज़, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं जो गरीब किसान है वो किसके खिलाफ एक तरीके से खड़े हो रहे हैं, तो वो अमीर किसान के खिलाफ या फिर ज़मींदार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके के मुद्दों में पड़ने से कांग्रेस खुद को बचाती थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोसाइटी का कोई भी एक तबका उससे अलग हो या फिर एक अलग धारा पकड़ ले। तो इस वजह से वो खुद को ऐसे मूवमेंट से अलग रखती थी।
तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अगर वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होती जहाँ पर ये सोशलिस्ट या फिर जो कम्युनिस्ट है ये लोग इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो अमीर किसान थे वो कांग्रेस से नाराज़ हो जाते और उनसे वो एक तरीके से अलग हो जाते। और इस वजह से कांग्रेस नो रेंट पॉलिसी को या फिर नो रेंट कैंपेन जो चलाया जा रहा था इसको सपोर्ट करने से कांग्रेस ने मना कर दिया। तो इस वजह से हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो गरीब किसान था और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन था वो एक तरीके से अनसर्टेन था और क्लियर नहीं था कि आखिर उनके रिलेशन में क्या होने वाला है। इसके बाद तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस क्लास के बारे में कि जो बिजनेस क्लास था उसने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया और उसका क्या रिएक्शन था। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं कि कैसे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेट करते थे। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो आपने देखा था कि उसी समय में खिलाफत मूवमेंट और क्या कह सकते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उस समय में जो इंडियन मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए थे और वो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे। और अब उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज़ के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था उन पॉलिसीज़ के खिलाफ जो पॉलिसीज़ एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करती थी। वो लोग चाहते थे कि ऐसे प्रोडक्ट फॉरेन गुड्स जो थे जो कि फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते थे और उनके खिलाफ वो एक तरीके से प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन गुड्स के खिलाफ कि मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में अच्छी तरह से बिकने पाएँ। और वो चाहते थे कि जो रुपी और स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज है रेशियो उसको एक तरीके से ऐसा तय किया जाए जो कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करे। तो वो जो चीज़ चाहते थे वो अपने फेवर के हिसाब से चाहते थे कि हमें कुछ फ़ायदा हो इस हिसाब से। और बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फिक्की जिसे कि आज भी हम जानते हैं 1927 में। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि उनके जो डिमांड है या फिर उनकी बातें हैं उनको सरकार के सामने या फिर और अच्छी मजबूती से वो रख सके। तो देखिए इन जो क्या कह सकते हैं ये जो आपके फेडरेशन थे इनको एक तरीके से लीड कर रहे थे या फिर बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला ने। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कॉलोनियल इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और एक तरीके से अपना कमेंट करते थे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर जो कॉलोनियल पावर है उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था और इसको वे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे थे और इसके साथ साथ वो फॉरेन गुड्स या फिर जो विदेशी सामान हो उसको खरीदने या फिर बेचने से भी उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया था। तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे उन्होंने स्वराज को एक ऐसे मूवमेंट के रूप में देखा जहां पर जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस है वो बिजनेस के ऊपर नहीं होगा और वो बहुत ही आसानी से क्या कहते हैं ट्रेड कर पाएंगे और इंडस्ट्री जो है वो बिना किसी रोक रुकावट के फ्लरिश करेगी और अपने आप को जिस तरीके से चाहेंगे वो चला सकेंगे। तो इस तरीके से उनका सोचना था। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया उसके बाद जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो अब उतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थे जैसे कि वो पहली बार हुए थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू हुआ था। उसका रीज़न ये था कि उन्हें डर लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगे और बिजनेस के लिए जो कि एक बहुत ही लंबा डिस्ट्रप्शन का एक रीज़न बन सकता है। इसके बाद वो इस बात से भी परेशान थे कि जो यंगर मेंबर थे कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे उनके भी सोशलिज्म की भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी और उनके ऊपर सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। इसके बाद The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in the large number except in the Nagpur region। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उसने क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर हम एक जगह छोड़ दें नागपुर रीजन को
तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस के नज़दीक आते गए, कांग्रेस का समर्थन करने लगे, उसकी बातों को मानने लगे, लेकिन उसके मुकाबले जो वर्कर्स थे जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे वो एक तरीके से दूर वो हो गए। और इसके साथ ही कुछ वर्कर्स जो थे वो इसके साथ ही कुछ वर्कर्स थे जो जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने एक तरीके से गांधीयन जो प्रोग्राम था या फिर गांधी जी की जो पॉलिसी थी उसको एडॉप्ट भी किया था, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स या फिर पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। तो इस तरीके से वो एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे या फिर गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। और इसके बाद काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हुए थे रेलवे वर्कर्स के 1930 में और डॉक वर्कर्स के 1932 में। 1930 में हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर माइन में, टीन माइन में, उन्होंने गांधी कैप्स पहना और उन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज निकाले और बायकॉट कैंपेन्स किए। लेकिन जो कांग्रेस जो है वो काफ़ी रिलेक्टेंट थी वर्कर्स को अपने मूवमेंट में इंक्लूड करने से, क्योंकि हाँ उन्हें लगता था कि देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या फिर और जो दूसरे लोग हैं बिजनेसमैन हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, और जो एंटी इंपीरियल फोर्स है, एंटी ब्रिटिश फोर्स है, वो एक तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से जो कांग्रेस थी वो किसी भी हार्ड लाइन पॉलिसी को अपनाने से बच रही थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में हो चाहे वो किसी वर्कर के फेवर में हो। वो ऐसा चाहती थी कि सभी लोग जो हैं वो उसके साथ बने रहें और सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो देखिए जो दूसरा फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो ये है कि इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो हजारों की संख्या में जो महिलाएं थी वो अपने घरों से बाहर आती थी, गांधी जी को सुनने आती थी और उन्हें उनकी बातों को सुनकर वो फिर वापस जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेज में भी पार्टिसिपेट किया था, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी पार्टिसिपेट किया था और भी जगहों पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन जॉइन नेशनलिस्ट प्रोसेसन्स। वुमेन जो है यहाँ पर महिलाओं को देख सकते हैं जो कि नेशनलिस्ट प्रोसेसन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड शॉप्स थे उनको भी एक तरीके से पिकेट करने में उन्होंने योगदान दिया था, महिलाओं ने योगदान दिया था। और बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी थी जो जेल भी जा चुकी थी। अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं थी वो हाई कास्ट फैमिली से आती थी जो जिन्हें की इतनी आज़ादी थी कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर इस तरीके के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती थी। रूरल एरियाज़ में ये जो महिलाएं जो इस तरीके के मूवमेंट में आती थी या फिर गांधी जी को सुनने आती थी या फिर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, ये रिच पेजेंट हाउस होल्ड से आती थी, अमीर किसानों के घरों से आती थी। और ये गांधी जी के बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते थे। और जैसा गांधी जी का मानना था कि देखिए महिला की क्या ड्यूटी होती है, तो वो नेशन को सर्व करना एक महिला की काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी होती है। यट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। तो देखिए पब्लिक रोल में तो महिलाओं का रोल एक तरीके से बढ़ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो सोसाइटी का जो स्तर है यानी सोसाइटी का जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग कंडीशन है, ट्रेडिशन है, उसमें कोई रेडिकल चेंज आया है, कोई बड़ा चेंज आया है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। सोसाइटी जैसा पहले रहती थी वैसा आज भी रहती थी, अब भी रहती थी, इस पूरे मूवमेंट के बाद भी। गांधी जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे कि महिला की एक ड्यूटी है कि वो अपने घर का ख्याल रखे और अपने परिवार का ख्याल रखे, एक अच्छी माँ बने और अच्छी पत्नी के रूप में रहे। और काफ़ी समय तक जो कांग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट थी कि महिलाओं को किसी भी पोजीशन पर अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई भी अथॉरिटी का पोजीशन प्रोवाइड करे। वो सिर्फ उन्हें सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में रखना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि हाँ हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं को हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन उसने रियलिटी में कोई ऐसा बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था जिससे कि कहा जाए वो महिलाओं के मूवमेंट के साथ है। इसके बाद अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3.3 द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसके लिमिट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। सभी जो सोशल ग्रुप्स थे उनको ये कंसेप्ट ऑफ स्वराज जो है वो एक तरीके से हिला नहीं पाया था या फिर अपनी फेवर में नहीं कर पाया था। वैसा ही एक ग्रुप था देश का, वो था अनटचेबल्स का ग्रुप, जिन्हें कि अछूत हिंदी में कहा जाता है।
तो 1930s के आसपास इन लोगों ने खुद को दलित कहना शुरू कर दिया था या फिर ओप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। तो देखिए काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी उसने दलित को या फिर जो ऑप्रेस्ड लोग थे उनको एक तरीके से इग्नोर किया था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और उनसे नज़दीकी बनाने से वो बचते रहे थे। उसका रीज़न ये था कि कांग्रेस को लगता था कि इस बात की वजह से जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं वो उनसे छिटक सकते हैं और उनसे नाराज़ हो सकते हैं, उनसे अलग हो सकते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक वापस नहीं आ सकता, सैकड़ों सालों तक वापस नहीं आ सकता जब तक हम अनटचेबिलिटी को हटा नहीं लेते या फिर उसे रिमूव नहीं कर लेते। और इसके बाद उन्होंने जो अनटचेबल पीपुल थे उन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया, हरिजन कहना शुरू कर दिया। हरिजन का मतलब भगवान का पुत्र या फिर भगवान का बेटा, भगवान का चिल्ड्रन हम कह सकते हैं, भगवान का बेटा बेटी, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह काफ़ी सारे किए ताकि उनकी जो एंट्री है टेम्पल्स में वो हो सके और पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, इन सभी जगहों पर जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित लोग हैं, उनको एक स्थान मिल सके, उनको एक पोजीशन मिल सके। और उन्होंने खुद ही टॉयलेट साफ़ किए ताकि वो एक तरीके से भंगी लोगों के वर्क को डिग्निफाई कर सके। भंगी का मतलब सिंपली द स्वीपर्स होता है। और इसके बाद उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को परसुएट करना शुरू किया ताकि वो अपने हार्ट को चेंज कर सके और जो सीन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है उसको एक तरीके से त्याग दें, उसे हटा दें। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो दूसरा पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के ऊपर पड़े हुए थे जो कि उनके कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यानी वो गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल रहे थे बल्कि कोई दूसरा रेडिकल सॉल्यूशन देख रहे थे ताकि उन अपने सोसाइटी की स्थिति को सुधार सके, अपने पोजीशन को सोसाइटी में वो सुधार सके। इसके बाद दलितों ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने रिजर्व सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिमांड करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करना शुरू कर दिया जिससे कि दलित मेंबर्स चुने जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। इसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उन्होंने बिलीव किया कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उनका ये मानना था कि इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से जो सोशल डिसेबिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उसको वो दूर कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जो दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो काफ़ी लिमिटेड था और मेनली उन इलाकों में जैसे महाराष्ट्र, नागपुर में, जहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इसके बाद आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज़ किया था, दलित या फिर जो अनटचेबल्स इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में। इनकी महात्मा गांधी से एक तरीके से अनबन टाइप की हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स के लिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया, अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, तो गांधी जी ने एक तरीके से फास्ट टू अंतिम भूख हड़ताल पर वो बैठ गए और उनका मानना ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं दलित के लिए अगर हम एक तरीके से लागू करते हैं या फिर एक तरीके से हम उस बात को मानते हैं तो उनका जो सोसाइटी में इंटीग्रेशन है, यानी सोसाइटी में जुड़ाव है अपर कास्ट के साथ या फिर दूसरे कास्ट के साथ, वो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा और उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अम्बेडकर ने फाइनली गांधी जी के बात को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद पूना पैक्ट किया गया गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में। और इसकी वजह से जो डिप्रेस्ड क्लास था, जिन्हें की बाद में शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा, इन्हें रिजर्व सीट्स मिल गया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। लेकिन अब ये इन लोगों को जो वोटिंग होगा वो जनरल इलेक्टोरेट के अंदर ही होगा। जो दलित मूवमेंट था वो एक तरीके से कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के अंदर ही रह गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस लेड मूवमेंट के अंदर ही रह गया। तो कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में वो एक तरीके से ल्यूकवार्म थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसके डिक्लाइन के बाद बहुत बड़ा एक तबका था मुस्लिम में जो कि खुद को एक तरीके से कांग्रेस से अलग फील कर रहा था
और 1920 मिड 1920s के बाद यानी करीब 1925 उसके आसपास से तो कांग्रेस जो है वो ज़्यादा विजिबल अब हो चुका था वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिस्ट ग्रुप से, जैसे कि हिंदू महासभा। तो ये साफ दिख सकता था कि कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी है। तो जैसे जैसे रिलेशन जो हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में रिलेशंस ख़राब होते गए, तो अपने अपने जो कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे, जैसे हिंदूज़ के मेंबर, मुस्लिम्स के मेंबर, इन्होंने रिलीजियस प्रोसेशंस निकालना शुरू कर दिए विथ मिलिटेंट फर्वर। और इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस को एक तरीके से प्रोवोक किया। बहुत सारे इलाकों में राइट्स हुए, बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सभी जो राइट थे वो एक तरीके से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे, दूरियां बढ़ा रहे थे, और उनके बीच में एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। The Congress and Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. And the important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही थी ताकि एक तरीके का अलायंस हो सके दोनों के बीच में। और 1927 में ऐसा अपेयर भी हुआ कि वो जो यूनिटी है इन दोनों के बीच में वो एक तरीके से बन भी सकती है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट ही हो जाएगी, ऐसा लगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे वो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, वो था कि भविष्य में जो इलेक्शन होना था उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था आगे के असेंबलीज़ के लिए, उसमें किस तरीके से असेंबलीज़ हो इस चीज़ को लेकर। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वो इस बात के लिए राजी थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जो है उस बात को त्याग देंगे अगर मुस्लिम्स को ये बात अश्योर किया जाए कि सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी और रिप्रेजेंटेशन जो है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, जैसे कि बंगाल और पंजाब में। इसके बाद नेगोशिएशंस जो थे इस क्वेश्चन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलता रहा जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 1928 में बैठा, और तब तक ऐसा लगा कि ये सभी जो मसले हैं क्या कह सकते हैं हम, अलायंस बनाने का या फिर एकजुट होने का, ये सभी हो जाएगा। लेकिन जब 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर ये एक तरीके से ख़त्म हो गया, एक तरीके से उसका अंत हो गया। उसका रीज़न ये था कि M.R. जैकर, जो कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने इस आइडिया को एक तरीके से स्ट्रांगली अपोज कर दिया। उसकी निंदा काफ़ी कड़े शब्दों में उन्होंने शुरू कर दी और इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे एक तरीके से सस्पिशन और डिस्ट्रैक्ट बने हुए थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ जाना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस से जो लोग अलग हो चुके थे, जो मुस्लिम्स अलग हो चुके थे, कांग्रेस का मुस्लिम का एक बड़ा तबका अलग हो चुका था, वो फिर से एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था, संगठित विरोध के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे और इंटेलेक्चुअल जो थे, उनका ये कंसर्न था कि जो इंडिया होगा उसमें मुस्लिम जो होंगे वो एक माइनॉरिटी के स्टेटस में आ जाएंगे और इस वजह से उनका जो कल्चर है या फिर आइडेंटिटी है माइनॉरिटी के रूप में, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी या फिर उसको दबा दिया जाएगा जब हिंदू मेजॉरिटी एक तरीके से हो जाएगी और उसका डोमिनेशन पूरे इंडिया के ऊपर हो जाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक 4। तो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नंबर है 4। टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि सामूहिक एकता किस तरीके से लोगों में जागृत हुई, लोगों में सामूहिक एकता जगाने के लिए किन किन चीज़ों को किया गया, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और इस इमेज में जैसा दिखाया गया है कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है। तो इस तरीके से सभी धर्मों को यहाँ पर एक साथ लाने की कोशिश के लिए इस इमेज को बनाया गया है। और इसी तरीके से
से जो इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज़ थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, उनको किस तरीके से एक साथ लाया गया, एक साथ उनको कैसे जोड़ा गया और कलेक्टिव थिंकिंग किस तरीके से की गई, इस चीज़ को हम इस टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि नेशनलिज्म यानी जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, तभी फैलती है जब लोग ये चीज़ को मान लें या फिर ऐसा सोचने लगे कि वो सभी लोग जो हैं वो एक सेम नेशन से बिलोंग करते हैं, एक ही सेम नेशन के हिस्सा हैं, और वो कुछ ऐसा डिस्कवर करें, ऐसा कुछ उनके बीच हो जो कि उन सभी को एक साथ जोड़ कर रखे, एक साथ उन्हें बांध कर रखे। और लेकिन बात ऐसा है कि एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और बहुत अलग अलग एक फेथ हम कह सकते हैं लोगों के बीच में, तो उन सभी के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है, उन सभी के माइंड्स में ये नेशन की थ्योरी और ये सभी जो चीज़ें हैं इसको किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, तो इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड इन पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism। तो देखिए जो सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग आया वो तो मेनली आया यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग थे इंडिया में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर आपका सिख हो और भी दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हो, या फिर हिंदू में अलग अलग हम जाति की भी बात कर लें, तो सभी लोग जो थे वो एक साथ मिलकर ब्रिटिश का अपोज कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ब्रिटिश का रूल हो। और इसके अलावा बहुत तरह के कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म का भावना लोगों के दिमाग में आया, उनके इमेजिनेशन में पहुंचा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री पार्ट हो सकता है, इसका फिक्शन पार्ट हो सकता है, फोकलोर, सॉन्ग्स, इसके अलावा प्रिंट्स और सिम्बल्स को भी काफ़ी यूज़ किया गया नेशनलिज्म को बनाने के लिए, नेशनलिज्म को लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in figure or image. This helps create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो देखिए जैसा कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है यूरोप के नेशनलिज्म में कि नेशन की आइडेंटिटी को हमेशा सिंबलाइज किया गया है फिगर के रूप में या फिर इमेज के रूप में। जैसे यूरोप में आप फ्रेंच में आपने देखा, जर्मनी में आपने देखा जर्मेनिया बनाया गया था और उसको एक लेडी के रूप में दिखाया गया था। तो ये जो चीज़ है ये लोगों के इमेजिनेशन को, लोगों के दिमाग को एक तरीके से आसानी से समझा पाती है और लोग आसानी से नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो 20th सेंचुरी में जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था उसी समय में जो इंडिया का जो आइडेंटिटी है वो एक तरीके से भारत माता के रूप में ग्रो होने लगा। उसके साथ लोगों ने एसोसिएट करना शुरू किया इंडिया की आइडेंटिटी को। तो इंडिया का जो फर्स्ट इमेज था भारत माता का वो क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, और 1870 में उन्होंने एक लिखा था वंदे मातरम हाइम लिखा था, और ये एक तरीके से डिवोटेड था किसको, मदरलैंड को, यानी कि भारत माता जो कि हमारी मातृभूमि है इसको उन्होंने डिवोट किया था। और बाद में इन्होंने इस वंदे मातरम को इन्वॉल्व किया था अपने नोवेल में आनंद मठ जो उनका था। और ये मेनली आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था, वंदे मातरम को बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में। और इस स्वदेशी मूवमेंट से एक तरीके से प्रेरित होकर अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक पेंटिंग बनाया और उन्होंने भारत माता का जो उनका फेमस इमेज है वो उन्होंने क्रिएट किया। और शायद ये फिगर 12 है, यही देखिए, यही वो फिगर है जो कि बनाया गया था अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इस इमेज में जैसा कि देख सकते हैं, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेयल एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इस इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं भारत माता जो है वो एक साधु की वेश में है, वो सन्यासी की वेश में है और वो शांत है, काफ़ी एक तरीके से स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, कंपोज है। इस तरीके की इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उनके बारे में किया गया है। आगे के कुछ सालों में जो भारत माता का इमेज था
उसको बहुत अलग अलग फॉर्म में बनाया गया। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था और उसको पॉपुलराइज किया था। और बाद में चलकर जो भारत माता के रूप के प्रति जो आपकी श्रद्धा थी वो एक तरीके से आपकी देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए एविडेंस के रूप में यूज़ हो सकती थी या फिर उसको यूज़ किया जाता था। तो कोई कितना देशभक्त है, कौन कितना देश के प्रति समर्पित है, वो उस बात से अंदाज़ा लोग लगाते थे कि उसका भारत माता के प्रति एक तरह से समर्पण कैसा है। Idea of nationalism also developed through a movement of revived Indian folklore. In late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk. तो देखिए जो नेशनलिज्म की जो बात है या फिर नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो इस बात से भी डेवलप हुई कि इंडियन जो फोकलोर है, यानी कि जो आपका क्या लोकगीत हम कह सकते हैं, जो गांव के इलाकों में एक तरीके से प्रचलित होती है, उन चीज़ों को एक तरीके से नेशनलिस्ट लोगों ने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया या फिर उनको कलेक्ट करना शुरू किया। और वो कई गांवों में घूमते थे, कई इलाकों में घूमते थे और वहाँ से वो गैदर करते थे फोक सॉन्ग्स को, फिर लेजेंड्स को कलेक्ट करते थे। और इन सभी को एक तरीके से उनका मानना था कि ये एक तरीके से हमें ट्रू पिक्चर दिखाती है, रियलिटी दिखाती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या है, और जिसको कि एक तरीके से करप्ट किया गया है या फिर डैमेज किया गया है बाहरी फोर्सों द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस फोक ट्रेडिशन को बचा कर रखें ताकि हम किसी भी व्यक्ति के नेशनल आइडेंटिटी को बचा कर रख सकें और उसका जो सेंस ऑफ प्राइड है उसकी हिस्ट्री के प्रति उसको एक तरीके से रिस्टोर कर सके। तो बंगाल में अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने खुद कलेक्ट करना शुरू किया था बैलेड्स को, नर्सरी राइम्स को और मिथ्स को, और जो फोक मूवमेंट था उसको उन्होंने लीड किया था। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भारत माता की तस्वीर के साथ और जो इंडिया का मैप है अनडिवाइडेड इंडिया, उसके मैप के साथ दिखाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको दिखाया जाता था, उनको भारत माता की तस्वीर के साथ दिखाया जाता था। इन मद्रास नेत्सा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature and it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characters. तो मद्रास में जैसे कि हमने देखा बंगाल में कि बंगाल में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कलेक्ट किया था, उसी तरीके से सदर्न इंडिया रीजन में नतेशा शास्त्री जो थी उन्होंने एक कलेक्शन किया था फोकलोर का जिसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका बिलीव करना ये था कि जो नेशनल लिटरेचर है ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, एक तरीके से वो लोगों के रियल थॉट को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरीके से दिखाती है और वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, ये सभी वो दिखाती है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें ये समझ में आया कि ये जो आइकन्स हैं या फिर सिम्बल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है लोगों को यूनिफाई करने के लिए और लोगों के बीच में एक तरीके से नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करने के लिए या फिर उसे बढ़ाने के लिए। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India, and a crescent moon representing Hindus and Muslims। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था जिसमें कि रेड, ग्रीन और येलो कलर को यूज़ किया गया था और इसके अंदर 8 लोटस बनाए गए थे जो कि 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे उसको रिप्रेजेंट करते थे। और इसके साथ ही एक
आधा चंद्रमा बनाया गया था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था एक साथ। 1921 में या फिर 1921 आते आते तक जो गांधी जी थे उन्होंने अपना एक स्वराज फ्लैग बनाया था। इसमें भी ट्राई कलर 3 कलर यूज़ किए गए थे, रेड, ग्रीन और वाइट। और इसमें एक बीच में स्पिनिंग व्हील यानी कि जो चरखा है उसको सेंटर में रखा गया था, जो कि गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प यानी कि स्वराज एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था, स्वशासन एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था। और इस फ्लैग को कैरी करना और ये एक तरीके से दिखाता था जो विरोध था, जो ब्रिटिशर्स के प्रति विरोध था उसको एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. तो देखिए, इसके अलावा एक नेशनलिज्म का फीलिंग को जगाने के लिए एक और तरीका यूज़ किया गया था, वो था हिस्ट्री का रीइंटरप्रिटेशन, यानी कि उसका हिस्ट्री का फिर से दिखाना, हिस्ट्री को फिर से रीराइट करना, या फिर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसके अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको दिखाना। 19th सेंचुरी अंत होते होते तक जो इंडियंस थे उनको ये फील आने लगा कि लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड लाने के लिए हमें हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को एक तरीके से बैकवर्ड लोगों के रूप में समझते थे और प्रिमिटिव लोगों के रूप में समझते थे, और वो समझते थे कि ये लोग खुद के ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं। और इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियंस थे उन्होंने अपने हिस्ट्री में सर्च करना शुरू किया और इंडिया के जो ग्रेट अचीवमेंट्स थे उनको एक तरीके से ढूंढना शुरू किया। और इसके बारे में उन्होंने राइट करना शुरू किया कि जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स हुए थे एंशियंट टाइम्स में इंडिया में, जहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, रिलीजन कल्चर डेवलप हुआ था, लॉ और फिलॉसफी थी, क्राफ्ट्स और ट्रेड फ्लरिश हो रहा था पास्ट इंडिया में। ये जो ग्लोरियस टाइम था उनके हिसाब से, यानी जो इंडियंस उस समय थे, ये कुछ समय के लिए डिक्लाइन में आया जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया, इंडिया को उसी समय में कब्जा कर लिया गया। ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थे ये रीडर्स को एक तरीके से ये प्रेरणा देते थे कि वो प्राइड अपने इंडियन होने पर प्राइड करें, इंडिया का जो ग्रेट अचीवमेंट है उसके ऊपर प्राइड करें, इंडिया के हिस्ट्री पर प्राइड करें, और स्ट्रगल जो किया जा रहा है लोगों द्वारा उसके ऊपर प्राइड करें, ताकि जो मिजरेबल कंडीशन लाइफ है, मिजरेबल लाइफ का जो मिजरेबल कंडीशन है अभी ब्रिटिश रूल के दौरान, उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। These efforts to unify people were not without problem. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of other communities felt left out. तो देखिए, ये जो एफर्ट था ये ऐसा नहीं था कि ये एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल था या फिर इसमें कोई किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं थे, किसी भी तरीके की खामियां नहीं थी। तो देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे हम भारत माता की बात करें या फिर हिस्ट्री की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सभी चीज़ों की, तो ये सभी चीज़ें बात हो रही थी किन लोगों की? तो हिंदूज़ की बात हो रही थी, हिंदू हिस्ट्री की बात हो रही थी, हिंदू कल्चर की बात हो रही थी, हिंदू प्राइड की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग थे, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो एक तरीके से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे कि देखो ये जो चीज़ है ये हमसे रिलेट नहीं करती है, हम इससे कैसे जुड़ पाएँ, और हमारी हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ उतनी बात हो नहीं रही है। तो इस वजह से जो दूसरे लोग थे वो इस वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद को इससे अलग महसूस कर रहे थे। तो यहाँ इमेज देख सकते हैं कि एक अलग इमेज है भारत माता की, जैसा कि ऊपर हमने देखा था और बात किया था कि अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा जो अलग अलग इमेज बनाया गया था उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अलग था। ऊपर की इमेज में आप देख सकते हैं वहाँ पर भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक रानी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है, और अलग अलग जानवर भी उनके साथ हैं, शेर है और हाथी है, जो कि एक तरीके से अथॉरिटी और पावर को सिंबलाइज करता है। तो देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इस चैप्टर के बाद मिलेंगे आपसे किसी और चैप्टर में। तो आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत ही आसानी से दूसरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के भी और पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, दूसरे क्लासेस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।